नमस्कार, मैं हूं बिटॉक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। दिन की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ है। 10 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, कांकेर में मतदान खत्म हो गया है। कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में भी हुई वोटिंग। भानु प्रतापपुर, केसकाल, कोंटा में मतदान खत्म। 10 सीटों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हुआ मतदान। ये नक्सल प्रभावित सीटें हैं जहां 7 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। 10 सीटों पर मतदान 3 बजे तक समाप्त हो चुका है। चलिए और जानकारी के लिए हम ले चलते हैं आपको भानु प्रतापपुर, जहां हमारे संवाददाता अरुण कुमार रावत मौजूद हैं, और नारायणपुर से अनामिका विश्वास। अरुण सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन रहे हैं, बताइए। भानु प्रतापपुर में मतदान खत्म हो चुका है। कितने प्रतिशत मतदान रहा? किस तरह का रुझान आ रहा है? कोई गड़बड़ी या शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है? भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ 105 पोलिंग बूथ में खड़े हैं। यहाँ पे अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 12 विधानसभा क्षेत्रों में, जो सबसे ज्यादा ये हुआ है। जी अरुण, लगता कुछ गड़बड़ी है। अनामिका की तरफ रुख करते हैं। नारायणपुर में भी मतदान हो चुका है। अनामिका, क्या स्थिति है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ? कहीं कोई खबर? और अभी 3 बजे तक का समय लगा और सारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सारा मतदान बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है। अभी मतदान सारे सुरक्षित तरीके से मीटरों से बांध के रखा जा रहा है, लॉक किया जा रहा है रूम पे। अनामिका, आपके पीछे की जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या मतदान समाप्त हो चुका है या अभी कतार लगी हुई है? 3 बजे के बाद कितने लोगों को पर्चियां दे दी गई थी? नहीं सर, 3 बजे के बाद नहीं हुआ। 3 बजे के बाद 3 बजे तक ही किया गया, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। कहीं किसी प्रकार की ऐसी खबर नहीं आई है कि गड़बड़ी हुई हो। हालांकि छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन भानु प्रतापपुर में, नारायणपुर से ऐसी खबर नहीं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नए अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा था। 10 पर मतदान 3 बजे तक समाप्त हो चुका है और कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी नक्सली घटना बड़ी नहीं हुई है। सुरक्षा पुख्ता थी। लोगों ने बड़े आराम से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान किया, अपने मताधिकार का उपयोग किया। 10 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक ही मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। अन्य जगह पर अभी मतदान जारी है, वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 20 सीटें हैं जिन पर मतदान हुआ है। 10 पर तो खत्म हो चुका है, 10 पर अभी जारी है। पहले चरण की 20 सीटों पर जहां मतदान हुआ है, मोहला, मानपुर है, अंतागढ़ है, भानु प्रतापपुर है, कांकेर है, केसकाल है, कोंडगांव है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, कोंटा है। पहले चरण में 20 सीट पर 223 उम्मीदवार हैं। इनमें 198 उम्मीदवार पुरुष हैं, 25 उम्मीदवार महिला हैं।
कुल मतदाता 40,78,681 हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। पहले चरण में 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभी जिन 10 सीटों पर मतदान जारी है वो है पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के महेश्वर, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नौजवान लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं, सामने बैठे हैं, जिन्होंने 2003 शायद नहीं देखा होगा, 2002 नहीं देखा होगा, इसलिए उनको अंदाजा ही नहीं होगा कि आज का मध्य प्रदेश और उस समय दिग्विजय का मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। आज का मध्य प्रदेश और उस समय के कांग्रेस के मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। ये अंतर वैसे है जैसे अमावस्या और पूर्णमासी में अंतर होता है। ये अंतर वैसे है जैसे अंधकार और उजाले का फर्क होता है। मैं 1997-98 में विधायक बन गया, 93 में बन गया था, 97 में मंत्री बन गया था, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मैं बहुत मेहनत करता था और मेरा प्रदेश आंकड़ों में हमेशा ऊपर होता था। जन्म का दर देख लो, माता के बचने का दर देख लो, माताओं की सेहत का दर देख लो, हर विषय में हम आगे थे। लेकिन भारत का जो सूचकांक था वो हमेशा नीचे होता था। तो मैं पूछा करता था। चलिए अब सीधे छत्तीसगढ़ आप लोगों को ले चलते हैं, जहां पे 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, एहतराम साहू हैं प्रवक्ता बीजेपी के, संदीप यदु प्रवक्ता हैं JCCJ के, सूरज उपाध्याय हैं प्रवक्ता आपके और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिल्पा जी आप ही से करते हैं। वैसे तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, लेकिन दिग्गज भी मैदान में हैं। आपके यहाँ के मंत्री भी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। क्या लगता है आपको, इस बार स्थिति पहले जैसी रहेगी या जिस तरह से लॉटरी कांड हुआ है उसने पासा पलट दिया है? जी नमस्कार। आज लोकतंत्र के महापर्व में भूपेश पर भरोसे की सरकार पर एक बार फिर से मुहर लगाने के लिए जनता जनार्दन तैयार है। जनता जागरूक है और जनता देख रही है कि किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में भूपेश सरकार ने जमीनी स्तर पर कार्य किया है। 2018 में जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था, अभी भी जनता कार्यों को देखते हुए कि किस तरीके से उनके जेब में पैसे गए हैं, 2.25 लाख करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनके डायरेक्ट खाते में डाले हैं। और दूसरी बात है, इसी के चलते, इस प्रतिबद्धता के चलते हमने प्रदेश में 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। तो जनता विश्वास करती है और विश्वसनीय चेहरे के रूप में भूपेश बघेल जी सामने आए हैं। और इसके साथ साथ बस्तर के सभी आदिवासी भाई बहनों को जिस तरीके से लाभ हुआ है, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने किया है, वो बहुत ही खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इस उत्साह में जब वो मतदान करने जा रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। किसानों की बात कर लेते हो, आप सभी जानते हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया हुआ है और इसके बाद भी घोषणा पत्र में हमने अगले सत्र में भी किसानों का कर्ज माफ की घोषणा की है, जो हम प्रतिबद्धता से निभाएंगे।
वनोपज की खरीदी और वनोपज का समर्थन मूल्य हमारे आदिवासी भाई बहनों को जरूर से मिला है। इसके अलावा वनाधिकार पट्टा, सामुदायिक पट्टा मतलब फ्री देने बीज वाली के ही सरकार सहारे है। दूसरा चुनाव है। फिर बघेल साहब के पर इतना भरोसा था जनता को, तो फिर धान 20 क्विंटल खरीदने की बात क्यों कर रहे हैं आप? समर्थन मूल्य पर पूरी धान खरीदने की बात करते, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात क्यों कर रहे हैं आप? मतलब फ्री बीज पर ही पूरा फोकस है। फोकस है जनता को लाभ पहुंचाने का। जमीनी स्तर पर हमारे जो भाई बहन हैं उनको लाभ पहुंचाने का पूरा फोकस है। उन्हें किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, युवा हो, बच्चे हो। बच्चों के लिए भी फ्री शिक्षा का इंतजाम किया गया है। नर्सरी से केजी से पीजी तक के हमने फ्री शिक्षा का इंतजाम किया है। बस्तर की बात कर लूं, सुदूर अंचल क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का शुरुआत किया है। मजदूर भाई बहनों को जो भूमिहीन जो लोग हैं उसको 7,000 पहले देते थे, अब 10,000 की व्यवस्था की है। तो इस तरीके से उन्हें किस तरीके से समृद्ध और खुशहाल, चलिए जवाब ले लेते हैं साहू जी से। बनाया जाए, साहू जी से जवाब ले लेते हैं। साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में हैं, आपके भी दिग्गज, तो क्या इस बार कुछ चमत्कार कर पाएंगे? पिछली बार तो एक तरह से हवा में जैसे उड़ा दिया हो, आंधी में बह गए हो सब, इस बार कुछ लग रहा है? नमस्कार आप सबको जी। इस बार अब आज लोकतंत्र के महापर्व का आज 7 नवंबर को 7 बजे से शुरुआत हो गई है और इस पूरे 20 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रही थी भूपेश जी का भरोसा, कैसा भरोसा? 36 वादों में आप देखिए अधिकांश वादे नहीं किए हैं, अधिकतर वादे कागजों में हुए हैं। अभी गरीबी रेखा की बात करें, गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए केंद्र सरकार की भी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके कारण गरीबी रेखा से हमारा खाली छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश ऊपर उठा है। और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को भी उन्होंने राज्य में लागू करके केंद्र की योजनाओं का भी गलत फायदा उठाया है। जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और डीएमएफ फंड का भी पैसा उन्होंने गोठान में लगाया है। और गांव का जो विकास होना चाहिए, आप ग्राम पंचायत में जाके देखिए, किसी भी ग्राम पंचायत, पूरे छत्तीसगढ़ का ग्राम पंचायत विकास में रुका हुआ है। कहीं भी मूलभूत सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। गाँव में आप जाके देखिए बिजली की बहुत परेशानी होती है, सड़क टूटा हुआ है, जर्जर स्थिति है। नरवा गरवा घुरवाबाजी की बात करके लोगों को इमोशनल किया गया, पर कहीं भी कोई भी नरवा को बांध करके पानी के लिए नहीं बनाया गया। कहीं भी गरीबों को बाड़ी और घर देने की बात कही थी, ये अमल नहीं हुआ। 16 लाख जो आवास, मतलब 36 वादों में अधिकांश वादे पूरे नहीं किए। और भी मेहमान हैं, सबको चर्चा में शामिल करेंगे। आपने जो आरोप लगाए उनके जवाब ले लेता हूं मैं शिल्पा जी से। 36 वादों में से अधिकांश पूरे नहीं किए गए, केंद्र सरकार का भी योगदान है, तो आप उनको श्रेय क्यों नहीं दे रही हैं? छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, हमने प्रेस वार्ता लेकर बताया था डिटेल में कि किस तरीके से 36 में से 34 वादे हमने पूरे कर दिए हैं और जो रुके हुए वादे उस पर भी चरणबद्ध तरीके से सरकार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वो वादे तो आपने 5 साल के लिए किए थे ना, ये थोड़ी नहीं कहा था कि अगले 5 साल में पूरे करेंगे। ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, जो वादे किए थे वो 5 साल में पूरे करने के। 95% वादे हमने पूरे किए हैं और इनके वादों का देख लीजिए, ये 15 साल में 30% वादे भी आज तक पूरे नहीं कर पाए हैं। तो हमने तो किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाया है। आप जानते हैं कि जिस प्रदेश का किसान खुशहाल होता है वो प्रदेश खुशहाल होता है। ठीक है, सूरज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज जी, आप भी इस बार ताल ठोक रही है, क्या संभावना देख रहे हैं? वैसे तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। आपकी तरफ से म्यूट है शायद, देखिए। प्रियस जी, 23 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना और 23 पहले छत्तीसगढ़ लोगों ने एक सपना देखा कि अब छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ियों के हाथ में होगा, अब हमारा भी भला होगा। लेकिन जिन सपनों के तहत छत्तीसगढ़ बना, सपना आज भी अधूरा है। आप अभी देखेंगे कि बहुत कुछ समय पहले तक बहुत ढिंढोरा फूट रही थी कांग्रेस सरकार, हमने नक्सलाइडों पे कंट्रोल किया, हमने ये किया, हमने वो किया। आप कोंटा का वोट प्रतिशत देखिए 30% है, चित्रकूट का वोट परसेंट देखिए 34% है। ये वोटिंग परसेंट कम क्यों है? क्या कांग्रेस को लोग बता सकते हैं?
बीजेपी के लोग बता सकते हैं। आज भी यहाँ पे 18,79,126 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। वो एक दिन में पैदा नहीं हुए, वो भाजपा की भी देन है, कांग्रेस की भी देन है। आज छत्तीसगढ़ में 69,871 पद शिक्षकों के रिक्त हैं, वो कांग्रेस की भी देन है, वो भाजपा की भी देन है। आज अगर कोंटा में आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बच्चियां नेशनल 30 हाईवे जाम करती हैं इसलिए कि उनकी स्कूल में टीचर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं 23 सालों में कांग्रेसियों ने और भाजपाइयों ने कितना विकास किया है। आज जांजगीर चांपा चले जाइए, 9वीं और 11वीं के बच्चे आत्मानंद के फेल हो जाते हैं और उनके अभिभावक जो है कलेक्टर का घेराव करते हैं। बीजापुर में मेडिकल कैंप लगता है, पेड़ के नीचे उनकी टहनियों में ग्लूकोज का बाटल लटका। लेकिन अब राज्यों में कांग्रेस को कोस रहे हैं और लोकसभा में उनके साथ हैं, उनकी तारीफ करेंगे आप कि बदलाव कर दीजिए, तो कैसे जनता आप पे भरोसा करेगी? जनरल इलेक्शन हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, जनरल इलेक्शन हम भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो भगवा वॉशिंग पाउडर में नहा के सफेद होके निकलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट जारी की भाजपा ने, आपको कहां है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है। नेचुरली करप्ट पार्टी बोलने वाले मोदी जी आज अजीत पवार को डिप्टी बना के बैठे हैं। 70,000 करोड़ का घोटाले की बात करने वाले, उनके घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती? नारायण राणे कहां है, शुभेंदु अधिकारी कहां है? और जिस आदमी को देशद्रोही बोला गया हार्दिक पटेल को, वो हार्दिक पटेल जब भाजपा में ज्वाइन होकर विधायक बन जाते हैं तो भाजपाई बता सकते हैं क्या वो देशद्रोही है कि नहीं है, कि कल था कि नहीं है? चलिए साहू जी से जवाब लेते हैं। साहू जी, वो कह रहे हैं ऐसी वॉशिंग मशीन है आपके पास, ऐसा पाउडर है कि आपके यहाँ जब पहुंच जाता है आदमी तो दूध का धुला हो जाता है। देखिए, जो गलत किया है वो गलत होगा, उनको गलत है करके हम भी बोलेंगे, पर जो अभी जो उनका कार्यकाल अच्छा है, अच्छे काम करने के कारण उन्हें जनता ने जिस योग्य पदों में बिठाया है, उस योग्य पद में वो लोकतांत्रिक तरीके से बैठा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी तो योग्य पद पे तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी बिठाया था, पिछले कामों के, दिल्ली के मंत्रियों को तो आपने जेल में डाल रखा है। उस गलती को हमने नहीं माफ किया है, न छुपाया है। वो अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से उसको उसकी सजा मिलेगी। और लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में नियम कायदे कानून है, कानून के ऊपर सबसे भरोसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, आता हूं मैं दूसरे दौर में आता हूं। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़े हैं। एक छोटा सा कमेंट संदीप जी से ले लेता हूं। संदीप जी, खेल बिगाड़ेंगे या खेल अपना बनाएंगे? ठीक है, साहू जी प्लीज। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आज जिस प्रकार से मतदान हुआ है 20 विधानसभा क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में हम खेल बिगाड़ने के लिए नहीं है, हम खेल बनाने के लिए हैं। सर देखिएगा आप, हमारे बिना यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनने वाली है। और मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं को, तो कांग्रेस सरकार ने घोषणा तो कर दिया, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ना यहाँ शराबबंदी का वादा पूरा हुआ, ना 1500 पेंशन का बात पूरा हुआ है, और अभी फिर से कर्जा माफी की बात आई है। तो कर्जा माफी सरकार सिर्फ एक बार करती है, पूरे 5 साल क्यों नहीं करती है? सरकार को किसानों का अगर इतना ही हित चाहना है तो 5 साल पूरा कर्जा माफ करे। और तो ये क्या बेहतर व्यवस्था है? इससे बेहतर ये नहीं होगा कि किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्ज माफ कब तक सरकारें करती रहेंगी? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कर्ज माफी समस्या का हल नहीं है। किसानों को उनके आय में बढ़ोतरी के विकल्प तैयार कराए जाएं, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। और जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये तो पूरी भ्रष्ट सरकार हो गई है सर। आप देखिए, अभी महादेव ऐप का पूरा मामला गरमाया हुआ है। इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का नाम आता है कि इनको हमने 508 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आम आदमी के कह रहे थे प्रवक्ता कि बीजेपी वालों पे कार्रवाई नहीं होती है करके। तो छत्तीसगढ़ में तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ईडी पहुंच गई ना? क्या बोले सर? छत्तीसगढ़ में तो ईडी पहुंच गई ना? जी जी बिल्कुल। जिस महादेव ऐप की आप बात कर रहे हैं उसका भी तो खुलासा तभी हुआ। जी जी जी, महादेव ऐप में आप देखिए कांग्रेस के कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं। एसपी का नाम आता है, मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट नाम है, उनके बेटे का नाम आ रहा है। तो बीजेपी व कार्रवाई बाकी लोगों पे भी करनी चाहिए मुझे लगता है।
और यहाँ एक सिक्के के दो पहलू की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बोलते थे कि झीरम घाटी के जो सबूत हैं वो मैं जेब में लेके चल रहा हूँ, और हमारी सरकार बनेगी तो मैं तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। आज क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ठीक, आज भ्रष्टाचार अगर बीजेपी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है? ठीक है, शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, जो वादे आपने किए थे पूरे नहीं किए। झीरम घाटी हत्याकांड की जांच की बात की थी, जांच नहीं हुई। भ्रष्टाचार में आप भी लिप्त हैं, ये आरोप लग रहा है। घोषणा पत्र वादों की बात तो मैंने बता दी। अब भ्रष्टाचार के जो आरोप, महादेव ऐप के जो झूठे आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और चुनावी प्रपंच है। चुनाव को देखते हुए ऐन वक्त में ऐसी जांच होती है और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो चिंता नहीं है, जो कि सरासर गलत है। अभी किसी व्यक्ति को अभी तक के जिसका कोई नाम नहीं आता था, उस व्यक्ति को उस ऐप का मालिक बता दिया जाता है। रातों रात वो मालिक कैसे बन गया? और सबसे पहली बात, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कब से अपील कर रहे हैं कि महादेव ऐप जो है उसको प्रतिबंध लगाइए, तो सही समय में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया केंद्र सरकार की तरफ से? और जो लोग बाहर बैठे हो उन्हें पकड़ने की तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती, केंद्र की होती है। तो इसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से जो है प्रशासनिक चीजें जो है, प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो कर रही है, सफलतापूर्वक कर चुकी है, आप देख चुके हैं। इसके बाद का जो कार्य है वो केंद्र का कार्य है। केंद्र अपने जिम्मेदारियों से, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। दूसरी बात, बाकी दूसरे घोटालों की जो बात है वो सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि 1300 करोड़ का गोबर घोटाला, 270 करोड़ लगभग की खरीदी हुई है और 1300, कम से कम आंकड़े तो आप सही बताइए। ऐसे झूठे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। और ईडी की जो जांच है मैं पूछना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कब होगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि 15 साल से नान धान घोटाला, 36,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त थे, चिटफंड घोटाले में 6,500 करोड़ के घोटाले में लिप्त थे, और भी बहुत सारे कार्य हैं। शिल्पा जी, राज्य में तो आपकी सरकार थी, केंद्र से क्यों उम्मीद कर रहे थे? यदि भ्रष्टाचार किया था तो आप कार्रवाई करते, जेल में डाल देते। हमने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की, जैसे झीरम घाटी कांड में SIT गठित करके हमने कार्रवाई करने की कोशिश की, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो है जाकर स्टे ऑर्डर ले आते हैं। तो ये कार्रवाई को अब ये तो कोर्ट का निर्णय है ना, ये तो कि स्टे दे दिया, आपने अपने तथ्य सही से नहीं रखे होंगे। कोर्ट की बात पे हम थोड़ी बहस कर सकते हैं ना कि कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया। आप उसको वैकेंट कराने के लिए प्रयास करना चाहिए सरकार को, सरकार अपनी बात रखे वहां पे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बारे में पत्र भी लिखा, परंतु केंद्र की तरफ से सहयोग रूपी। चलिए लौट के आता हूं मैं दूसरे दौर में, अभी और भी चर्चा करेंगे आपसे। पक्षपात को दिखाता है। ठीक है शिल्पा जी, लौट रहा हूं मैं। वर्मा जी, बीच चुनाव में महादेव ऐप की एंट्री हो जाती है, भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। क्या आपको लगता है ये गेम चेंजर साबित होंगे या जनता ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया? 20 विधानसभा सीटों पर इसका कुछ असर देख रहे हैं आप? प्रथम दृष्टया इसका क्या असर होगा ये कह पाना तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पर जो कार्रवाई हुई है वो काफी धीरे हुई है, और इसमें दोनों ही ने, राज्य सरकार ने भी बार बार कहा है कि हमने इसके आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की है, बहुत से लोगों को गिरफ्त में लिया है। दूसरी तरफ केंद्र ने भी लगातार इसकी जांच करवाई है और ईडी इस मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय है इस क्षेत्र में, और उन्होंने सारे आरोपियों को एक तरीके से कहिए तो सामने किया है, बेनकाब किया है, और लगातार इस पे चर्चा का दौर जारी है। अब रही बात इसका असर, तो ये जो अभी पहले फेज का जो चुनाव है ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, आदिवासी अंचल के क्षेत्र में है, वहाँ इसका कितना असर होगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन क्षेत्रों की अपनी अलग समस्याएं, स्थानीय समस्याएं हैं। वहाँ की मूल समस्याएं बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विकास में पिछड़ना, ये सब है। और शहरी क्षेत्र में जहाँ पर मतदाताओं का बौद्धिक स्तर ज्यादा है, वो इस तरीके के प्रपंच को समझते हैं कि सच्चा क्या है और इस तरीके की ठगी जो होती है वो क्या है, और तमाम चीजें जो है आर्थिक घोटाले, उसको लेके उनकी जो चेतना है वो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा है। अब रही बात
कांग्रेस सरकार में सत्ता में आने के बाद खासतौर पे छत्तीसगढ़ के जो भोले भाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, जिनके पास पैसा जो है वो फसल कटने के बाद आता है और अच्छा खासा आता है, उस समय यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व सक्रिय होते हैं जो अक्सर उनके साथ चिट फंड करते हैं, बहुत सारी तकलीफों में उनको डालते हैं। तो कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में तो एक बेहतर काम किया था कि उन्होंने ऐसी कंपनियों पर नकेल लगाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी और काफी कुछ लोगों को उनका पैसा दिलवाने का भी प्रयास हुआ। तो ये एक तरीके से राज्य सरकार की नीयत और मंशा इस दिशा में तो अच्छी दिख रही थी। लेकिन अब महादेव ऐप को लेके क्या सोचते हैं लोग, इसको कह पाना थोड़ा सा कठिन है जी। तो साहू जी, धीमी गति से कार्रवाई हुई है और महादेव ऐप भले ही एंट्री हो गई हो, आदिवासी क्षेत्रों में उतना असर दिखेगा नहीं जिस तरह से वर्मा जी उस दिशा में बात बताने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ की आबादी की समस्या अलग है, शहरी क्षेत्र में हो सकता है थोड़ा बहुत असर हो। तो ये दाब आपका कहीं ज़्यादा काम नहीं आ रहा मतलब? देखिए, अपराध पूरे प्रदेश में अपना गढ़ बना चुका है, चाहे वो महादेव जुआ सट्टा हो, चाहे कोई अन्य अपराध हो, और उसका शिकंजा पूरे छत्तीसगढ़ में कसा हुआ है। अपराधी पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं और सब जगह, सुदूर अंचल हो, शहर हो, गांव हो, सब जगह इसका असर पड़ा हुआ है और ये बहुत नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को। और लगातार ये बातें लंबे समय से उठाई जा रही है, इसलिए ईडी ने आकर कार्रवाई की। अब ईडी के कार्रवाई में भी लोगों को तकलीफ होती है। ईडी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ईडी एक स्वायत्त संस्था है और ईडी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारे देश में कैसे अपराध के ऊपर कैसे नियंत्रण होगा? लेकिन साहब जी, ईडी की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। जिन जिन राज्यों में चुनाव आते हैं ईडी सक्रिय हो जाती, पहुंच जाती है। बाकी समय क्या करती रहती है? टाइम का इंतजार करती है क्या? पहले से कार्रवाई करते हैं? जो वर्मा जी ने इशारा किया है कि बड़ी धीमी गति से कार्रवाई हुई, मतलब मौके की तलाश में थे। ईडी वाले बताएंगे, क्योंकि ईडी जो कार्रवाई करेगी वो किसी को बता के नहीं करती। जहां पे उनको लगता है, जहां पे उनके कोई सुराग मिलता है, जहां पे कोई सबूत मिलता है, वहां जाकर कार्रवाई करते हैं। उसके बारे में ईडी बताएंगे। दूसरा, मैं शिल्पा जी बोल रही थी गोबर घोटाले के बारे में, तो शिल्पा जी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि विधानसभा में हमारे अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह ने प्रश्न उठाया था 246 करोड़ के गोबर खरीदी का। 17 करोड़ का हिसाब दे पाए विधानसभा में, 229 करोड़ का पूरे विधानसभा के सदन में मंत्री हिसाब नहीं दे पाए। 229 करोड़ के गोबर घोटाला एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखे। विधायक जी बता रहे थे कि उनके गांव में एक ऐसे महिला है जिनके घर 100 गाय नहीं है, वो कई लाख का गोबर बेची है। तो ऐसे ही घोटाला साबित हुआ है और विधानसभा में भी उसका जवाब नहीं दे पाए। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भी करप्शन किया है, तो क्यों चुप बैठी थी? जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, हमारे अगर कोई लोग गलत किए तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। नियम कानून संविधान के ऊपर भरोसा तो हमको है, शायद इन लोगों को नियम कानून के ऊपर भरोसा नहीं है और नहीं भी होना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि तो न्यायालय के खिलाफ जो निर्णय आता है उसके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। वो भी ऐसे लोग बैठे हैं जो इस देश के, इस प्रदेश के सर्वोच्च पद में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी धरने में बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग जब नियम कानून संविधान के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? शिल्पा जी, भ्रष्टाचार के आरोप आप पर भी लगते हैं और आप आरोप का जवाब आरोप से देते हैं। वो कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं की जब आप सरकार में थे? तो आप पहले ही जवाब दे चुकी हैं कि स्टे ले आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी सरकार पर भी लगे हैं। तो जनता कैसे भरोसा करेगी? क्या भूपेश बघेल का जो भरोसा था वो डिगा है इन आरोपों से? देखिए, पिछले 3.5 वर्षों से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, परंतु किसी भी आरोप की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो सकी है। 3.5 साल का जो समय है वो काफी लंबा समय होता है। और इसी बीच में देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो इनके ऊपर आरोप लगे थे, यदि सबूत है, आरोप लगे तब तो सबूतों के बल नहीं लगे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? तो ये बोलते हैं संस्था है, तो ऐसा तो वो विपक्ष में रह के कहां से भ्रष्टाचार कर लेंगे? सत्ता में तो आप है ना, और आपके अधिकारी भी जेल गए थे, तो कार्रवाई तो चली रही है। हमारे भूपेश सरकार जो है वो संवेदनशील सरकार है। यदि वाकई में कभी
मामले में गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। परंतु जो केंद्र का मामला होता है, केंद्र से सामंजस्य बनाकर जो मामला होता है, उस पर ये हमेशा घोड़े अटकाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। वर्मा जी, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने देखा है हर बार चुनाव में आता है, क्या इस बार आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ असर दिखाएगा? और जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है वो क्या केंद्र की तरफ मोड़ दी गई है बघेल सरकार द्वारा? देखिए, प्रयास तो इसी तरीके का किया गया है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है अहम मुद्दा है। पहले भी इसी तरीके की बातें होती रही है, खासतौर पे चुनाव के समय ये चीजें ज्यादा मुखर हो जाती है, लोग इससे ज्यादा गंभीरता से चर्चा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सरकार नए तरीके से बन के आती है, उसके बाद सब कुछ वही ढर्रे पे चलने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो लोग हम इस सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, मुझे लगता है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है। सारा जो काम है, पूरा सिस्टम जो है, अगर भ्रष्टाचार से लिप्त है तो आम जनता कहीं ना कहीं तो पीड़ित है इस मुद्दे में। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे अभी बात हो रही थी, तो इसमें साफ चीज है कि हम तमाम बुराइयों को तो देखते हैं, लेकिन जो 23 साल से इस चीज पे चर्चा हो रही लगातार कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहाँ पर अच्छे काम किए जाए, साथ ही यहाँ जो सामाजिक बुराइयां हैं, खास तौर पे जिसको हम कह सकते हैं शराब का पालन पीना लोग जो करते हैं गांव-गांव में, और अवैध शराब की बिक्री, इस पे लगातार 3 सरकारों ने काम किया है। जोगी जी के समय में वो मुख्यमंत्री थे, फिर रमन सिंह और अब भूपेश बघेल जी। लेकिन तीनों के कार्यकाल में आम जन जो है इससे निजात नहीं पाया, क्योंकि खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस बीमारी से बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं। उनके पति जो है वो शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद तमाम तरीके की घरेलू हिंसा से लेके मैं बोलता हूँ कि सामाजिक हिंसा तक के। तो वर्मा जी, क्या वजह है जो हम देखते हैं संस्कृति से जोड़ देते हैं आदिवासियों की शराब को, इस वजह से सरकारें हिम्मत नहीं जुटा पा रही, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, ये तो मध्य प्रदेश के समय से भी ये तमाम बातें आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश बहुत बड़ा है और इसमें आदिवासी संस्कृति को अगर धरोहर की तरह संभाल के रखना, इनकी परंपराओं को बचाए रखना, तो एक छोटा सा इलाका है, वहां पर वो चीजें होती है और वो उसका एक समय होता है। लेकिन यहाँ अगर उसके जकड़ में पूरा प्रदेश आ रहा हो तो फिर वो तो कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है। और मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा उदाहरण है कि पटाखे दिवाली में फोड़े जाते हैं, तो वो फिर पूरे 365 दिन अगर फोड़े जाएंगे तो कभी अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन उस दिशा में हम देखते हैं कि बाकी के राजनीतिक दल भी तो अपने एजेंडे में कुछ नहीं लाते हैं ना, घोषणा पत्र में कि हाँ हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही तो दिक्कत है कि जो तमाम चीजें होती हैं, बात होती हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव खत्म हुआ सब कुछ वैसे ही का वैसे लोग भूल जाते हैं। क्योंकि ये एक तरीके से देखिए तो चुनाव में यही सारी चीजें तो चलती हैं, कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद में ये भी सब शामिल है, तो इसका सहारा तो सबको लेना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के विकास में जो पैसा आता है उसकी भी दलीलें यही दी जाती है कि इन्हीं सबसे पैसा आता है, हमारा जो बजट है वो इससे पोषित होता है। तो कहीं ना कहीं ये बुराइयां जो है वो पोषित भी है सत्ता के द्वारा। तो सूरज जी, आप पर कैसे भरोसा करें? 23 साल में जो नहीं हुआ, आप ऐसा क्या कर देंगे? ऐसा आपके घोषणा पत्र में क्या है कि जनता आप पर भरोसा करे? आपने सही कहा कि हम पे क्यों भरोसा करें। भरोसा इसलिए करेंगे छत्तीसगढ़ के लोग क्योंकि 23 सालों में जो काम भाजपा कांग्रेस ने नहीं किया वो काम दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया। यहाँ से बिजली खरीदते हैं दिल्ली में, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 5 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया कि 200 यूनिट बिजली बिल हाफ का मतलब है एनर्जी चार्ज में हाफ, और वो अमाउंट होता है मात्र 190 रुपया, 773 रुपया और छत्तीसगढ़ के लोगों को देना पड़ता है। आप दिल्ली चले जाइए 200 यूनिट बिजली का बिल मतलब जीरो, पंजाब चले जाइए 300 यूनिट बिजली का बिल मतलब जीरो। तो जिस छत्तीसगढ़ को सरप्लस स्टेट बोलते हो, पावर हब के रूप में जाना जाता हो, वहां के छत्तीसगढ़ के वासियों को बिजली का पैसा देना पड़ता है। तो हमने दिल्ली में पिछले 8 सालों में करके दिखाया है, पंजाब में हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप जो क्रांति दिल्ली में आई वो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग मानते हैं। ये 23 सालों में क्यों नहीं कर पाए?
दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट के स्कूलों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। एक ही स्कूल से 30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। भाजपा और कांग्रेस का एक राज्य बता दो, एक ही स्कूल बता दो 75 सालों में जहां से 30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हो। पिछले साल 1500 बच्चे टोटल नीट और जेईई क्वालिफाई करते हैं। भाजपा और कांग्रेस के लोग सपने में नहीं सोच सकते। तो हमने जो वहां करके दिखाया, 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया है। आज जिस प्रदेश में 18,79,126 रजिस्टर्ड बेरोजगार हो, जिसको सदन के पटल पर मंत्री उमेश पटेल ने जानकारी दी, आप समझ सकते हैं ये ढिंडोरा पीटते 0.01% बेरोजगारी दर। और अगर बेरोजगारी दर 0.01% है तो 2500 रुपए भत्ता किसको दे रहे हो? इसका मतलब इनकी दोनों बातों में कहीं ना कहीं भ्रांति है और दोनों में कहीं ना कहीं गलत है। ठीक। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त शिक्षा देगी, मुफ्त स्वास्थ्य देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, महिलाओं को सम्मान के रूप में 1000 रुपए देगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलेगी। और अगर कोई सैनिक नक्सलियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। पेशा कानून जो ये दिखाने के लिए लागू किए, पेशा कानून को जैसा होना चाहिए वैसा लागू किया जाएगा। हसदेव का जंगल आम आदमी पार्टी के राज में नहीं कटेगा। ये दोनों पार्टियां वहां पे खड़े होकर तमाशा देख रही हैं और हसदेव का जंगल हर दिन कट रहा है। हाथी हसदेव से लेके आपके रायपुर तक पहुंच गया और ये दोनों पार्टियां देखते रह गई। जब हाथियों को उनके जंगल से भगाया जाएगा तो आपके घरों तक घुसे होंगे। इन दोनों पार्टियों ने हाथियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है और ना इनके घोषणा पत्र में है, ना कभी वहां के लोगों का दुख दर्द देखने गए। तो छत्तीसगढ़ जनता 23 सालों में भाजपा और कांग्रेस से बुरी तरीके से त्रस्त है और उम्मीद के रूप में आम आदमी पार्टी थर्ड विकल्प के रूप में खड़ी है। और छत्तीसगढ़ की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेगी क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया। ठीक है शिल्पा जी, भूपेश पर नहीं, अब आम आदमी पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करेगी। 5 साल से आप मूर्ख बना रहे हैं, बिजली बिल हाफ की जगह आप आंकड़ों की बाजीगिरी कर रहे हैं, जबकि सरप्लस स्टेट है और दिल्ली वाले मुफ्त में दे रहे हैं ना। आपके यहाँ एक ऐसा स्कूल है जो दिल्ली में और पंजाब में हो गया, दीजिए जवाब। आम आदमी पार्टी को अभी छत्तीसगढ़ में खुद का मैदान खोजने की जरूरत है। अभी इनको खुद मैदान नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ की जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है और यहाँ की जनता की जो तकलीफें हैं, मूलभूत तकलीफें हैं, वो समझने में तो इनको अभी बहुत साल लग जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब दिल्ली में आपकी जमीन छीन ली उनने, पंजाब में आपकी जमीन छीन ली उनने, गुजरात में भी छीनने की कोशिश की है। कौन से वित्तीय अर्थव्यवस्था की बात कर रही है शिल्पा? में 44,000 करोड़ का कर्जों को 1 लाख करोड़ के ऊपर से पहुंचा देने को आप वित्तीय अर्थव्यवस्था का कर रहे हैं। 4 साल में डबल कर्जा ले लिए, 15 साल के अगेंस्ट में आप पार्टी ने जैसे उद्योगपतियों को हमारे आदिवासी भाई बहनों की जो जमीन है उनका जो हक और अधिकार है वो उद्योगपतियों को दे दिया था। उसे वापस करने का काम कौन किसने किया? भूपेश देखिएगा, इस रास्ते से गुजरेंगे तो हमारे आदिवासी भाई बहन अपनी जमीन पर हक और अधिकार के साथ खेती करते नजर आएंगे। स्कूलों की बात करती हूँ, हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर आप रिपोर्ट स्कूल के रोड जाम नहीं दे रहे। सूरज जी एक एक करके बोलिए प्लीज, मैं आऊंगा ना आपके पास, पर्याप्त समय हमारे पास। एक्सटेंशन करते हुए हमने ये कहा है कि हम हर स्कूलों को जो स्कूल है उनको अंग्रेजी माध्यम स्कूल में और हिंदी माध्यम स्कूल में उसको अपग्रेड करने की कोशिश। तो शिल्पा जी इसके लिए कितने साल चाहिए आपको? 5 साल से आप सत्ता में हैं, दिल्ली में उन्होंने 5 साल में करके दिखा दिया था, दूसरी बार उन पर भरोसा किया जनता ने। जी मैं सुन नहीं पाई। आपको कितने साल चाहिए? 5 साल में आपने क्या किया? दिल्ली में उन्होंने 5 साल में करके दिखा दी और आप कह रहे हैं कि उनको जमीन यहाँ बनाने की जरूरत है, तो आप ही की जमीन छीनी है उन्होंने। दिल्ली में छीन ली, पंजाब में छीन ली, गुजरात ने भी छीनने की कोशिश की है। देखिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो स्थिति है वो गर्त में चली गई थी। चाहे अर्थव्यवस्था की बात करिए, चाहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात करिए, उसे लाने के लिए हमने प्रयास किया। परंतु आप जानते हैं कि 2.5 साल जो है वो कोरोना महामारी में चले गए, उसमें कोई भी कार्य हो नहीं पाया। हमने सिर्फ 2.5 साल के अपने जो कार्य करने का अवधि मिला
दिया, उसमें इतनी व्यवस्था कर दी कि आज वो जो 15 साल में नहीं कर पाए थे, हमने आज करके दिखा दिया और हम प्रतिबद्ध हैं। अगला जनता ने हमको आशीर्वाद यदि दिया तो हम प्रतिबद्ध हैं अपने घोषणाओं को, और घोषणाओं के अलावा भी हम मूलभूत सुविधाओं को जनता की हितैषी बनकर कार्य करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जनता विश्वास भी करती है। साहू जी, 15 साल में आपने गर्त में पहुंचा दी थी छत्तीसगढ़ की स्थिति, उसके खजाने को। उनको तो सिर्फ 2.5 साल काम करने को मौका मिला है, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना में चला गया। आपके 15 साल पे 2.5 साल भारी पड़ रहे हैं। 2.5 साल कोरोना में नहीं गया है, इनको बहाना चाहिए। 2003 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, किसानों की समृद्धि, स्व सहायता समूह के बहनों की समृद्धि, युवाओं की समृद्धि के लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। 2003 में 21,082 स्कूल थे, 2018 तक 60,728 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने खोले। आंगनबाड़ी 20,000 हुआ करती थी, आंगनबाड़ी 2018 तक 52,365 आंगनबाड़ी हुआ। और अभी शिल्पा जी बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने गर्त में पहुंचा दिया। राजकोषीय घाटा 9,647 करोड़ से बढ़कर 15,200 करोड़ रुपया अभी वर्तमान स्थिति में किया। प्रति व्यक्ति जो कर्ज होता, प्रति व्यक्ति कर्ज 12,554 रुपया प्रति व्यक्ति 2018 में था, अभी वह कर्ज 27,700 रुपया से ऊपर हो गया प्रति व्यक्ति कर्ज। यह कांग्रेस की कुशासन के कारण ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय 2003 में 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, 100 सीट हुआ करती थी, आज वो 1100 सीट है। मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, आयुर्वेदिक कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, सारे छत्तीसगढ़ में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन 5 सालों में आप तुलना करेंगे, कांग्रेस ने क्या कार्य किया? कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कोई कार्य नहीं किया, और भ्रष्टाचार करने के कारण आज हमारा प्रदेश गर्त में जा रहा है, सब लोग को कर्जे में डुबाया जा रहा है। आज 22 रेडी टू काम की क्षमता रहता है। इसके लिए उन्होंने प्रकार का युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, बुजुर्गों को भी उन्होंने चला है। 1,015 रुपया निराश्रित पेंशन देने की बात कही थी, ये उसने घोषणा पत्र में कही थी। इनके घोषणा पत्र में मैं पूर्व में बता चुका हूं, सारे वादे इनके अधूरे हैं, सिर्फ एक कागजों में करते हैं। जैसे भी इनके घोषणा पत्र में आप देखेंगे, पहले की तरह इस बार भी कर्जा, पहले की तरह मतलब किसानों को फिर से चला जाएगा। अभी भी पिछले बार जब कर्जा माफी हुआ तो प्राइवेट बैंकों के किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। अभी भी स्पष्ट नहीं कि किसानों को कौन से कर्जा माफ करेंगे। स्व सहायता समूह के किन बहनों को कर्जा माफ करेंगे? अभी भी स्व सहायता समूह के जो बहनें कर्जा लिए थे 2018 के पहले, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो इनके सारे वादे आधे अधूरे हैं, और वही वादों को पुनः इन्होंने रिपीट करके जनता को फिर से छलने का प्रयास कर रहा है। जनता छत्तीसगढ़ की इतनी भोली भाली नहीं है, इनके झांसे में नहीं आने वाली। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद मिलेगा, और जिस हिसाब से अभी रुझान मिल रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी तो मैदान में है, JCCJ भी तो मैदान में है, हमारे सहयोगी है वो, उनका मैदान में रहना जरूरी है। यहाँ तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। संदीप जी, टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। संदीप जी, पत्र जारी करी है। सर सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। इन दोनों पार्टियों ने सर अभी पहले दिन बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, दूसरे दिन कांग्रेस ने जारी किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने एक शपथ पत्र जारी किया है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में। अभी आपने चर्चा किया कि शराबबंदी कोई भी पार्टियां नहीं करती, हिम्मत नहीं जुटा पाती करके, पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है कि मैं शराब की दुकानों को बंद करके उसकी जगह दूध की दुकानें खोलूंगा, और जो 6,000 करोड़ रुपए आय होती है शराब से, उसकी जगह मैं प्रत्येक साल पूरे छत्तीसगढ़ को 36,000 करोड़ रुपए कमा के दूंगा। ऐसा उन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो पिछला घोषणा पत्र था उसमें से वादे उन्होंने पूरे तो किए ही नहीं, अब एक नया अध्याय फिर से शुरू हो रहा है लोगों को छलने का, छत्तीसगढ़ को ठगने का। छत्तीसगढ़ पूरा अपराधगढ़ और भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। वर्मा जी, फ्री बीज घोषणा पत्र में तमाम राजनीतिक दलों में, और इस बार क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में
तीसरे दल का उदय होते हुए देख रहे हैं क्या, या सिर्फ वोट कटवा पार्टी भरे बस? देखिए, तमाम बातें कही जाती है कि वोट कटवा पार्टी, अभी प्रवक्ता बोल दिया थे सब सहयोग में हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। तीसरी पार्टी जो है वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति नजर आने लग गई है और दमदारी से नजर आ रही है। इस बार खाता भी खुल जाए आप पार्टी का तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम पुख्ता तौर पे हो रहा है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी चीज है, प्रदेश की जो जनता है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो एक अहम मुद्दा है। हालांकि कई जगह पे आप पार्टी ने भी बहुत बड़ी गलतियां करी है, जिसको ये स्वीकारेंगे नहीं, ये तो सच ये है कि आम जनता फ्री में कुछ नहीं चाहती। ठीक है कि उनको सुविधाएं चाहिए, लेकिन मुफ्त में छत्तीसगढ़िया जो है बहुत स्वाभिमानी है, वो देने में विश्वास करता है, लेने में नहीं करता। तो मुझे लगता है मेहनत का लोग हैं जो पूरे राष्ट्र में काम करते हैं प्रदेश से जाके बाहर, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत करते हैं और कमा के खाने में विश्वास रखते हैं। अगर आप उनको इस तरीके की आदत डालेंगे, आधे रेट में मिल जाना, मुफ्त में मिल जाना, ये सब चीजें जो है वो एक दलील सही नहीं है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे, उन्होंने उत्तर छत्तीसगढ़ सूरजपुर क्षेत्र में बात भी कही। तो उन्होंने एक बात कही कि अंग्रेज चले गए लेकिन वो अंग्रेजी यहाँ छोड़ के चले गए। शिक्षा व्यवस्था में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी की बाध्यता जो है वो बहुत लोगों को तकलीफ में डालती है। तो उन्होंने कहा है कि अब ये सारे जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी में होंगे और लोगों को बेहतर शिक्षा इसमें उपलब्ध होगी। तो ये एक अच्छी सोच है। अगर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में उसकी पहल भी शुरू हो चुकी है। पहल भी शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में, बराबर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ये काम शुरू किया और वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि लोगों की जो एक मौलिक जानकारियां होती है, जो उनके मदर टंग में सारी चीजें होती है, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे यहाँ हिंदी में पढ़ के, या यहाँ के लोकल आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं यहाँ। तो ये कह सकते हैं कि इन चुनाव में फ्री बीच की जो योजना है उनकी भी परीक्षा है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे आप, जहां महासंग्राम जारी है और किस पर भरोसा करेगी जनता? भूपेश बघेल पर, जो इस टैग लाइन के साथ आगे बढ़ रहे थे, भूपेश है तो भरोसा है। क्या ईडी की कार्रवाई महादेव ऐप ने उस भरोसे को डिगाया है, या जनता अब भी इस आरोप को खारिज कर देगी, या बीजेपी जो 15 साल सत्ता में रही, उसके सत्ता के वो 15 साल उस पर भारी पड़ रहे हैं? तीसरे दलों का उदय होगा क्या इस बार? यदि वर्मा जी की बात माने तो आम आदमी पार्टी का विस्तार ना भले ही हो, लेकिन एक आध सीट जीत कर वो एंट्री तो कर ही सकती है। तो इस बार के परिणाम बताएंगे कि जनता ने किस पर भरोसा किया, किसके वादों पर, किसकी घोषणाओं पर उसने मोहर लगाई। सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।